एक 23 साल का लड़का था जिसके पास ना कोई आर्मी थी, ना पैसा, ना कोई ताकत, लेकिन फिर भी पूरा ब्रिटिश साम्राज्य उससे डरता था। उन्होंने असेंबली में बम फेंका, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि सोए हुए देश को जगाने के लिए। उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस हिंदुस्तानी के लिए जिसे अंग्रेज इंसान तक नहीं समझते थे। 23 मार्च 1931 की रात उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी है शहीद आजम भगत सिंह की। 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनका बचपन सामान्य नहीं था, क्योंकि उनके घर में देशभक्ति हवा में थी। उनके पिता और चाचा पहले से ही अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में शामिल थे। बचपन से ही भगत सिंह ने सिर्फ एक बात सुनी थी, देश गुलाम है। शायद इसी वजह से वो खिलौनों से नहीं बल्कि क्रांति की कहानियों से आकर्षित होते थे। कहते हैं एक बार उनके पिता खेत में बीज बो रहे थे, तब भगत सिंह ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? उनके पिता ने कहा, बीज बो रहा हूँ ताकि अनाज पैदा हो। ये सुनकर भगत सिंह ने तुरंत कहा, तो हम खेत में हथियार क्यों नहीं बोते ताकि अंग्रेजों को मार सकें। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये बच्चा एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। एक दिन स्कूल में उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चला, जहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। बाग का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया था, लोग भाग भी नहीं सकते थे। कुछ लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए, लेकिन फिर भी सैकड़ों लोग मारे गए। ये सब सुनने के बाद सिर्फ 12 साल के भगत सिंह अगले दिन बिना घर पर बताए जलियांवाला बाग पहुंच गए और वहां की खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में भरकर घर ले आए। उसी दिन उन्होंने कसम खाई कि इन मासूम लोगों के खून का बदला वो अंग्रेजों से जरूर लेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। इसका मतलब था कि भारतीय लोग ब्रिटिश सरकार और उनसे जुड़ी हर चीज का बहिष्कार करेंगे। पूरे भारत में उत्साह था। भगत सिंह भी गांधी जी के इस आंदोलन से काफी प्रेरित हुए और उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने ब्रिटिश किताबों और अंग्रेजों के सामान को जलाना शुरू कर दिया। भगत सिंह को लगने लगा था कि गांधी जी ही अब भारत को आजादी दिला सकते हैं, लेकिन तभी चौरी चौरा कांड हो गया, जिसने भगत सिंह को पूरी तरह तोड़ दिया। दरअसल असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं था। एक दिन आंदोलन के दौरान भीड़ नारे लगाते हुए पुलिस स्टेशन के पास पहुंच गई। जब पुलिस वालों ने धमकी दी और भारतीय नहीं माने, तो पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। अपने लोगों को मरता देख गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें कुछ भारतीयों के साथ 23 पुलिस वाले भी मारे गए। 12 फरवरी 1922 को जब गांधी जी को ये बात पता चली, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन तुरंत वापस ले लिया। ये बात सुनकर भगत सिंह और बाकी भारतीयों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि इतना आगे बढ़ने के बाद कोई भी पीछे नहीं हटना चाहता था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। दरअसल ये कमीशन अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, जिसका काम भारत की राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट बनाकर ब्रिटिश सरकार को देना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इसका प्रमुख भी एक अंग्रेज जॉन साइमन था। इसी वजह से पूरे देश में इस कमीशन के खिलाफ विरोध शुरू हो गया और हर तरफ साइमन गो बैक के नारे लगने लगे। लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, तभी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ब्रिटिश अधिकारी जेम्स स्कॉट के आदेश पर इतनी बेरहमी से लाठियां बरसाई गईं कि 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हो गई। भगत सिंह के लिए ये बहुत निजी मामला बन चुका। यही वो समय था जब उन्होंने कलम की जगह बंदूक उठा ली। उन्होंने कहा, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। योजना बनाई गई और निशाना था जेम्स स्कॉट, लेकिन गलती से उसकी जगह दूसरे अधिकारी जॉन सॉन्डर्स को मार दिया गया। इसके बाद पूरी ब्रिटिश पुलिस भगत सिंह को ढूंढने लगी। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ब्रिटिश सरकार एक नया दमनकारी कानून यानी रॉलेट एक्ट लागू करने वाली थी। इस कानून के तहत पुलिस बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी और बिना मुकदमे के जेल में डाल सकती थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फैसला किया, आज पूरे देश को जगाना है। लेकिन उनका मकसद किसी को मारना नहीं था। उन्होंने खुद कम तीव्रता वाला बम बनाया और ऐसी जगह फेंका जहां किसी की जान न जाए। बम फटते ही असेंबली में धुआं भर गया और लोग डरकर भागने लगे। लेकिन उसी धुएं के बीच 2 आवाजें गूंज रही थी, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो भागे नहीं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहीं रुक गए और खुद को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि उन्हें सिर्फ हमला नहीं करना था बल्कि अपनी आवाज पूरे भारत तक पहुंचानी थी। जेल के अंदर भारतीय कैदियों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता था। खाने की गुणवत्ता बेहद खराब थी, कपड़े गंदे थे और व्यवहार अलग था, जबकि ब्रिटिश कैदियों को बेहतर सुविधाएं मिलती थी। भगत सिंह ने भारतीय कैदियों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग की, लेकिन जब अंग्रेज नहीं माने तो उन्होंने 15 जून 1929 को भूख हड़ताल शुरू कर दी। पूरा देश देख रहा था कि एक दुबला पतला नौजवान ब्रिटिश साम्राज्य के सामने झुकने से मना कर रहा था। जेल अधिकारी उन्हें प्रताड़ित करते, जबरदस्ती खाना खिलाने की कोशिश करते, लेकिन भगत सिंह नहीं टूटे। उन्होंने 116 दिनों तक भूख हड़ताल करके एक रिकॉर्ड बना दिया।
दिया। अंग्रेजों पर जनता का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अगर भगत सिंह और उनके साथियों को जेल में कुछ हो जाता तो जनता को संभालना मुश्किल हो जाता। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और भगत सिंह की मांगे मान ली गई। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल खत्म की। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को फांसी दी जानी थी। पूरे देश में उनकी सजा कम करने की मांग उठ रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार डर चुकी थी। उन्हें पता था कि अगर ये तीनों जिंदा रहे तो भारत में एक और बड़ा क्रांति आंदोलन शुरू हो सकता है। और फिर वो रात आ गई। कहा जाता है कि उस समय भगत सिंह लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब उन्हें बुलाया गया तो वो डरे नहीं बल्कि हंसते हुए फांसी की ओर बढ़े और फांसी से पहले तीनों ने जोर से नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय वहाँ मौजूद ब्रिटिश अधिकारी भी हैरान थे, क्योंकि जिस उम्र में लोग अपनी जिंदगी शुरू करते हैं उस उम्र में ये नौजवान मौत को चुनौती दे रहे थे। भगत सिंह सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक विचार थे, एक ऐसी सोच जो युवाओं को चुप रहना नहीं सिखाती। उन्होंने हमें सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना नहीं सिखाया, बल्कि सवाल करना, सोचना और अन्याय के खिलाफ खड़े होना सिखाया। और शायद इसी वजह से आज भी जब देशभक्ति की बात होती है तो सबसे पहला नाम भगत सिंह का ही याद आता है।